हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 17 तक को डिस्कस कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा 2020 से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में 5 पद हैं। राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में किया था और इसके गायन में टोटल 52 सेकंड का समय लगता है और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना है। और कोलकाता अधिवेशन में 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पालघाट दर्रा है। ध्यान रखना है आपको, कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। थालघाट दर्रा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह जो है नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा जो है यह मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश है। तो फ्रेंड्स, अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है जोडा बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोडा बेटा जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है अनैमुदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ये जो आप महेंद्रगिरी देख रहे हैं, महेंद्रगिरी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में स्थित है। उसके बाद धूपगढ़ी जो है ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये धूपगढ़ी जो है ये सतपुड़ा पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब कोडाईकनाल भी तमिलनाडु में है। वार्षिक करागा उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। करागा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 ओर से भारत का राज्य जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 3 ओर से घिरा हुआ वो कौन सा राज्य है? यह है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के ग्रेगरी मार्गुलिस, ठीक है, को 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है। तो इन दोनों को, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को एबल पुरस्कार दिया गया है और एबल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नई दिल्ली का शिलान्यास जो है ये सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये कब आया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत आया था और उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को जो है राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। ध्यान रखिएगा। और 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी थी। तो इन्होंने ये सीखा था किससे? थियोडोर जॉनसन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा केरल के थे, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक इनमें से कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक चर्चित पुस्तक जो है ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने अहमदाबाद जेल में रह करके की थी, जब वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। 15 परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हुए, लेकिन अब तक वह केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। तो इसका आप टोटल निकाल लीजिए अंक, 15 गुना 29 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 435। ठीक है, उसके बाद अब रुचिरा का निकाल लीजिए
तो 27 गुना 11 कर दीजिए, तो 27 गुना 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 297 आ जाएगा। लेकिन रुचिरा अभी तक 11 एग्जाम्स ही दी हैं, अभी 4 एग्जाम उसको और देना है। तो पूछा जा रहा है कि सुब्री के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि देखिए 435 में से ये 297 को घटाइएगा तो 138 आ जाएगा, और उसको अभी 4 एग्जाम और बाकी है, तो डिवाइडेड बाई जब 4 कर दीजिएगा तो आंसर आपका निकल के आगे जाएगा 34.5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स मैथ का प्रश्न मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सीधे मैं आंसर बता दूंगा। चलिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, आपको पता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तब लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वेज नहर की लगभग में लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 1854 ईस्वी में। और ये बनकर तैयार कब हुआ, ये बनकर तैयार हो गया 1869 ईस्वी में। और 1900 याद रखिएगा 56 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया, मिस्र के द्वारा किया गया है। और ये स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और इसकी लंबाई लगभग में 168 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे, और ये मलयालम साहित्य से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वींसबेरी, यहाँ में थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वींसबेरी खेल जो है यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए फ्रेंड्स, क्वींसबेरी माफ कीजिएगा मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है, बास्केटबॉल से नहीं, मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। तो ये कौन कौन थे, ये थे जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां का जन्म जो है जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया। तो लागू किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था, और समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसके समय बंगाल विभाजन हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अशोक के कलिंग युद्ध के समय में कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कलिंग युद्ध हुआ कब था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी, और उस समय वहाँ का शासक कौन था, नंदराज था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित एक सड़क सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी। तो देखिए सड़क ए आजम जो कहलाती थी ना, वो थी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड थी, याद रखिएगा। और ये जो रोड थी इसी को सड़क ए आजम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और शेर शाह का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फरीद खां था। क्या था, फरीद खां था। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता से पेशावर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में ब्रिटिश की लेसेस फेयर नीति का क्या उद्देश्य था। तो भारत कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात और भारत में ब्रिटिश द्वारा तैयार किए गए माल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्टजोल क्या है, पोर्टजोल क्या है, तो देखिए पोर्टजोल जो है ये पूछा जा रहा है क्या है। तो पोर्टजोल एक प्रकार की मिट्टी है जो कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। और फ्रेंड्स इससे पहले जो है हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर का जो है 24 टेस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्नों वीडियो को हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए कवर कर लिया है। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी जा रही है आपसे। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। 1935 के जो भारत सरकार एक्ट था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना,
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। देखिए ध्यान से, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। अगर प्रांत पूछा जाए ना, प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना, तो ये 1919 का अधिनियम था, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। उसके बाद संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता और प्रांतीय स्वायत्तता। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये भारत आया था 1942 में, 23 मार्च 1942 को, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको किस लिए भेजा गया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो देखिए ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 को याद रखना है। और अनुच्छेद 51 को में भी प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा से संबंध 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ है उसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 को में भी है और अनुच्छेद 51 को में भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 का क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको पता है कि लोकसभा के प्रति होते हैं, अनुच्छेद 75(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो ये किस कंपनी ने किया है? ये किया है किसने? गूगल ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए और बी, यानी कि उपर्युक्त दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में चंदन की लकड़ी में के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन का जो लकड़ी है ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। बीरप्पन का नाम आपको याद होगा। चलिए चंदन की लकड़ी का तस्कर था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि यदि सामान्य पानी में कोई ठंडा अंडा डाला जाता है, ठीक है, तो वह डूब जाता है। पर यदि पानी को काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो पानी में, तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। क्यों तैरेगा? तो इसलिए तैरेगा कि पानी में जब काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाता है तो क्या होता है, उस समय होता है कि घनत्व जो है नमक मिलाने से पानी का बढ़ जाता है और इसीलिए अंडा तैरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट है ये MyGov कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो ये किया है व्हाट्सएप पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है और हमारा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की तल पर जो है उसका भार अधिकतम होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पारदर्शी यंत्र, परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका उपयोग आपसे पूछा जा रहा है। परिदर्शी यंत्र, पेरिस्कोप आप अंग्रेजी में सीधे याद रखिएगा, ठीक है। परिदर्शी आपको बहुत ही कम लिखा मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए ये लगा होता है। अगर बात करें हम क्रोनोमीटर की, ठीक है, क्रोनोमीटर भी शब्द आपको याद रखना है। तो क्रोनोमीटर से जो है जलयानों पर लगा होता है जिससे कि सही समय का पता लगता है। सोनार का प्रयोग जो है गोताखोर जल की सतह पर उपस्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए करते हैं। और उसके बाद नॉटिकल मील आपने सुना होगा, इससे समुद्र की दूरी मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी विधि है?
तो आपको पता है कि ये चालन विधि है, इसके जो है कण एक दूसरे को गर्म करते रहते हैं, ये गति नहीं करते हैं। उसके बाद अगर बात करें संवहन की, तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि सितंबर महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी खर्च हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल ऊर्जा खपत का, ये होता है वाट गुना घंटा गुना दिन होता है। तो टोटल कितना वाट है, 100 वाट है, घंटा कितना दिया गया है, तो 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, और दिन कितना दिया हुआ है, तो पूरा सितंबर महीना। तो सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। जब इसको आप कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, करके देखिए 30,000 यूनिट हो जाएगा ना, 30,000 यूनिट। तो देखिए 1,000 यूनिट बराबर होता है 1,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधे, 1,000 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो 30,000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 किलोवाट हो जाएगा। तो 30 किलोवाट देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो बताइए तो क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। क्या होता है, उसका वेग जो है परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो कि तिमाही चक्रवृद्धि पर होगा और 100 रुपये का निवेश किया, तो 1 साल के बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए, प्रश्न है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब पानी उबलता है तो इसका ताप जो है स्थिर रहता है। क्या रहता है, इसका ताप स्थिर रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन जो है 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। 0 डिग्री पर पानी का आयतन जो है सर्वाधिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। आपको पता है क्यों होता है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और शुद्धि मिलाने पर भी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन की 6ठी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये कौन सा देश करेगा, भारत जो है, भारत करेगा तापी गैस पाइपलाइन की 6ठी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेजबानी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी ऑर्गन गैस से पाई जाती है। ठीक है, रेडॉन जो है एक सक्रिय गैस है, ठीक है, सक्रिय तत्व है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस जो है जेनॉन है। ठीक है, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हीलियम का उपयोग जो है गुब्बारों में भरने और मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए किया जाता है, और नियॉन का उपयोग जो है लैंप और ट्यूब में किया जाता है, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। ये कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, अभी आप लोग कमेंट करके थोड़ा मुझे बता दीजिए। चलिए, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण से होती है। अस्थायी कठोरता पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता में मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट मिला रहता है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेट मिला रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल है। इसमें से कौन सा जो है अलौह धातु है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। बाकी जो सारे हैं ये फेरिक मेटल हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान प्रश्न है, इजीली आप लोग कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है पाचन में सहायक होता है और यह एक प्रकार का जो है क्या होता है, प्रोटीन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंजाइम पाचन में सहायक होता है और एक प्रकार का यह क्या होता है, प्रोटीन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटीन को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी। अगर वनस्पति खत्म हो जाती है तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नाइट्रोजन का पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत तक है वायुमंडल में। तो याद रखिएगा 78% तक। ऑक्सीजन कितना है, तो लगभग 21% तक। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम उत्सव का आरंभ कहाँ हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है केरल से। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, ठीक है, DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो पाइप, प्रश्न को पढ़िए, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 49 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है, ये कवक में नहीं होता है, बाकी तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है, अंग्रेजी में इसको ग्लैंड कहा जाता है। तो बताइए किस ग्रंथि को कहा जाता है। आसान प्रश्न है। तो ये कहा जाता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 का। ये प्रश्न मैंने करवा दिया है कि प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। तो ये डॉक्टर रतनलाल को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था। चेचक के टीके का खोज आपसे पूछा जा रहा है। तो चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद पूछा जाए अगर कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो जोनस साल्क ने किया था। ठीक है, जोनस साल्क ने किया था। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो एल्बर्ट सैबिन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट सैबिन ने किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने स्किल इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT नांगल। चलिए ITI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2019 में मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा शुरू किए गए एंटी जासूसी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29%। ठीक है। चलिए, और गिर कहाँ है, ये गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। देखिए AFSPA के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही नहीं इनमें से कौन सा है, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही नहीं है, बाकी जो है 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं। क्यों होती हैं, कारण आपको बताने हैं। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही थी, यानी कि निगेटिव जो है ग्रोथ रेट रहा था। तो ये रहा था 1911-1921 के दशक में। इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको, महाविभाजन वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की जनसंख्या के इतिहास में लघु विभाजन जो है 1951 को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61।
61 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के अधीन जो है 1774 में कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे, आपको याद भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए पढ़ा था किसने, तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहा जाता है? तो ये गैलेक्सी कहा जाता है। याद रखिएगा, किस क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्सी का 98% भाग जो है, 98% भाग याद रखिएगा तारों से, तथा शेष 2% भाग जो है धूल से बना हुआ है। और इसका 80% भाग जो है सर्पिल होता है, 17% भाग जो होता है दीर्घवृत्तीय होता है, और 3% भाग जो होता है वो अनियमित आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो वस्तु जिस रंग का दिखाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को जो है वह अवशोषित कर लेती है। चलिए, और श्वेत प्रकाश जो है वह कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ये सुमेलित जो है यह है 3 और 4। कांजीवरम जो है तमिलनाडु का है, और गामसा जो है ये असम का है। अगर बात करें कदांगी साड़ी, तो कदांगी साड़ी तमिलनाडु का है, न कि कर्नाटक का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। और पटोला साड़ी जो है ये पंजाब का नहीं है, ये गुजरात का है। पता चल गया आपको चारों? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। देखिए एक तरफ जो है मुद्रा दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक तरफ देश दिए गए हैं। तो बताइएगा कि कुवैत की मुद्रा क्या है? तो देखिए कुवैत की मुद्रा जो है वो है दिनार, और कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा जो है वो है रियाल। अब ईरान की मुद्रा जो हो जाएगी वो तोमान हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने अपना मुद्रा बदल लिया है। अब देखिए कब से ये लग जाता है। उसके बाद सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम का जो मुद्रा होगा वो क्या होगा? गिल्डर होगा। और डेनमार्क का मुद्रा जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्रोन हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो थी ये कितनी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 61.8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत में जो है पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 80.9% थी। उसके बाद महिला साक्षरता दर क्या थी? तो याद रखिएगा 64.6% थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो था वो कौन था? केरल था, और सबसे कम बिहार था। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म जो था 2011 की जनगणना के अनुसार वो जैन धर्म था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मंड है। ठीक है, क्या है? मंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? बताना है आपको कि किस नीति का अंग है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साख की नीति। अगला क्वेश्चन देखिए कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो जब कीट हमला करते हैं तो उनकी कौन सी अवस्था जो है फसलों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमेगो। ठीक है, क्या? इमेगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतंत्र की सूची में शीर्ष स्थान पर किस देश को दिया गया है? लोकतंत्र सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे। और फ्रेंड्स ये कई बार मैं बता चुका हूँ, सेट में भी कई बार ये रिपीट हो चुका है। आप लोग बताइए कि इंडिया का स्थान क्या है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। इंद्रधनुष बनने का कारण जो है कौन सा नहीं है? तो देखिए इंद्रधनुष जो बनता है अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन के कारण बनता है, ये व्यतिकरण जो है नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो आपको पता है किसका दिया जाता है? पोलियो का टीका। पोलियो ड्रॉप की खोज अभी मैंने बताया था, किसने किया था? अल्बर्ट सैबिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अल्बर्ट सैबिन ने किया था।
और पोलियो टीका की खोज किसने किया था? आप लोग बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पोलियो टीका की खोज जो है जोनास साल्क ने किया था। ठीक है, टीका जो सुई के माध्यम से दिया जाता था, और ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सैबिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने कौन है? तो ये हैं भारत के थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी दिया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने दिया था। ठीक है, चलिए आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? ये जो लेवल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और कौन से उपभोक्ता होते हैं? तीसरा जो है तृतीयक उपभोक्ता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर। 77 नंबर है फ्रेंड्स कि जोरास्ट्रियन कहलाते थे। तो जोरास्ट्रियन क्या कहलाते थे? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदी जाति के अनुयायी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, किसको नहीं होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, राज्यसभा के सभापति को भी होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो और विधानसभा के अध्यक्ष को भी होता है, राज्यसभा के उपसभापति को नहीं होता है। अगर ये सभापति के पद पर काम कर रहे हैं तब इनको अधिकार होगा, लेकिन उपसभापति के पद पर हैं तो इनको कोई अधिकार नहीं है। ब्रिंग द बॉडी हियर, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, का संबंध किस रीट से है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है प्रत्यक्षीकरण रीट, आपको पता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का इसमें रैंक क्या था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स से बार बार जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला स्थान अगर पूछा जाए तो ग्लोबल हंगर यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्विक भूख सूचकांक इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और इसमें जो है भारत का रैंक था 102। अगर बात करें कि सबसे टॉप पर कौन सा देश रहा था, तो सबसे टॉप पर जो रहा था वो रहा था कौन सा? बेलारूस रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपको पता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तमस उपग्रह उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यह भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 83 नंबर। ठीक है, चलिए देखिएगा 83 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि कारण आपसे पूछा जा रहा है क्यों? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से वे आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मिनांडर यूनानी शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, आपको याद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गूगल इंडिया ने निम्न में से किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है संजय गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहलाता था? क्या कहलाता था वो? आपको पता भी होगा, ये कहलाता था सुमंत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशवा जो था ये अष्टप्रधान का सबसे ऊंचा पोस्ट होता था और ये प्रधानमंत्री होता था और ये राज्य की प्रशासन की देखरेख करता था, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी कि डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दामोदर। ठीक है, कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। ठीक है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ये हैं ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं और इस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में जो दिया जाएगा उसके लिए नामित किया गया है। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि
तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था ये कहा जा रहा है, तो बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अगर बात करें तो साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में आया था, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा होगा 89। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। तो स्टार्च और सेलुलोज आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करता है, तो सही आंसर इसका क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आयोडीन की कमी से आपको पता है कि कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। 90 नंबर देखिए कि वर्ष 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों के अंतर्गत हिंदी के किस रचनाकार को चुना गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नंद कुमार आचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो ये मिलाया था 1576 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन थे, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा 1934 में जो है पटना में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। निम्न में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट कॉर्नर। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है, बिहार किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि, तो क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सबसे सटीक इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। चलिए, हर्ष के दरबार में हेंसवांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो आपको पता है कि हेंसवांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसको किसने भेजा था, तो ये भेजा था ताइसुंग ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं अब, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अब, वर्तमान में 8 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रायबरेली में। 99 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए किया जाता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राप्ति जो है ये ऐप है, ये बिजली भुगतान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, इसका कारण आपको बताना है। तो आसान कारण है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बॉक्स में देकर बताइए। तो टोटल 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर के 17 तक वाली वीडियो देख लीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो करंट अफेयर का सेट है 1 से लेकर के 24 तक, उसको भी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप पढ़ाई करते रहिए, आपका परीक्षा जो है दिसंबर माह में जरूर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।